वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग इस समय बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसके हम लोग कुछ लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हम लोग पिछले वाले में क्या पढ़े थे, है ना। तो पिछला वाला जो हम लोग का लेक्चर था वो हम लोग उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात गैमिट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को पढ़े थे, है ना। ये गैमिट की फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बताइए थोड़ा सा। गैमिट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, है ना। अब ये गैमीटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं ना प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसमें बात करेंगे तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होगा, ओवरी। फीमेल में होगा ओवरी, है ना। यहीं पे हो रहा था। अब टेस्टिस में हम लोग जो इस गैमेटोजेनेसिस में जो मेल में होता था वो कहाँ पर होता था, टेस्टिस में। तो इस प्रोसेस को अगर मेल में होगा तो उसको क्या बोला गया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और जो यहाँ पे होगा उसको बोला गया था oogenesis, ठीक है। अब ये टेस्टिस किस वाले पार्ट में हो रहा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। हम लोग ये गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किए थे। अब देखिए उसमें आज थोड़ा सा एक बार इसका कुछ देखेंगे थोड़ा सा कि क्वेश्चन इससे अगर कैसे बनेगा तो बनेगा, ये बात थोड़ा समझते हैं। देखिए एक्चुअली कैसे बना था, एक हुआ करता था प्राइमोर्डियल जर्म सेल, है ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब हम ये मान चल रहे हैं कि एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ पे है। ये क्या किया था, बहुत सारा मल्टीप्लाई करके खूब सारा इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था और इससे ये ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बना था, इसका नाम क्या था जो बना था, ये स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया ये बना था। अब ये बहुत सारे बन गए थे, मतलब एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। अब यही स्पर्मेटोगोनिया हम एक को मैच्योर करके आगे बनाएंगे। तो फिर ये पहले क्या बना था, ये बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हुआ था, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस की मियोसिस। ये प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनेगा तो माइटोसिस क्यों होगा, मियोसिस होगा ना। अब ये बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए जब ये वाला तो क्या था, ये था स्पर्मेटोगोनिया और ये क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे होगा मियोसिस होगा ना, यहाँ मियोसिस होगा क्योंकि ये भी क्या रहेगा 2n, ये भी क्या रहेगा 2n, ये भी क्या रहेगा 2n और ये क्या हो जाएगा n। बात समझ आई। तो मियोसिस हुआ और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड बोलते हैं इसको। अब एक बार यहाँ होगा तो उसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, और जब यहाँ होगा तो उसको बोलेंगे मियोसिस सेकेंड, और जो ये बना है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, है ना। अब यही स्पर्मेटिड आगे चल के क्या बनाएगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होके स्पर्म या इसको स्पर्मेटोजोवा बोलते हैं। बात समझ आ गई। ये बना देगा आपका स्पर्मेटोजोवा, पहले स्पर्मेटोजोवा बनेगा फिर स्पर्म बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन वाले पूछेगा ना, पूछेगा कि अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम कह दिए मान लीजिए, तो इससे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेगा, हाँ 4 बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये डिवाइड किया तो पहले क्या बना? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 डिवाइड हो गए, क्या बन गए? 4। और अगर पूछेगा ये जो ये प्राइमरी, इस पर पूरा लिख दे रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? इसका आंसर आएगा 4, है ना। और इससे पूछेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? इसके 2, है ना। और अब इसी से मान लीजिए पूछ लिया कि कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे या कितने स्पर्म बनेंगे, तो वो तो एक ही बात है ना, जितने स्पर्मेटिड बनेंगे उतने स्पर्म उतने स्पर्मेटोजोआ। तो अगर पूछा जाएगा कितने स्पर्म बनेंगे तो कितना बनेगा? 4, है ना। बात समझ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, नहीं ऐसे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, कितने स्पर्म बनेंगे? एक सेकेंडरी, हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये सेकेंडरी है तो एक से क्या बन रहा है? 2, और इसी तरह से स्पर्म भी, स्पर्मेटोजोआ भी, तो ये स्पर्मेटिड हो 2। तो इस तरह से अब क्वेश्चन पूछेगा तो बात बन जाएगी ना, कोई दिक्कत वाला नहीं होगा। और पूछा था कि मियोसिस कहाँ हो रहा था, ये बात ध्यान रखा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी है, तो ऐसे ध्यान रखना है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है तभी मियोसिस होता है। जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा तो मियोसिस होगा, है ना। और फिर जब ये सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बनेगा तो भी मियोसिस होगा। तो एक बार यहाँ होगा मियोसिस फर्स्ट, एक बार यहाँ होगा मियोसिस सेकेंड। बात में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो अब ये वाला था, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे, ये स्ट्रक्चर हम लोग बार डिस्कस कर लिए थे, ये हार्मोनल इंटरेक्शन था, ये भी डिस्कस कर लिए थे। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मतलब जो ये गैमीट बना, कौन सा गैमीट? मेल गैमीट। जो ये मेल गैमीट बना ये क्या कहलाएगा? ये मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है ना। अच्छा, स्पर्म जो होता है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मालूम था ये बात? जो स्पर्म होता है, स्पर्म में स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। और अच्छा एक बात, कुछ क्वेश्चन और होते हैं, जैसे मान लो पूछा है कि लार्जेस्ट सेल जो होता है तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो लार्जेस्ट सेल होता है। अब ये जो लार्जेस्ट है ये पूरे यूनिवर्स का बात किया रहा है, मतलब यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से अगर किसकी भी सबसे बड़ी सेल होती है तो किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की एग की, है ना। और इसी में अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल, चाहे इसको लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, इसको PPLO बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। और अब दूसरा है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, PPLO, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखिए लार्जेस्ट होगा तो ओवम होगा, मतलब मेल फीमेल का गैमीट, है ना। और अगर स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? स्पर्म। ये कभी कोई क्वेश्चन इससे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए आ गया तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको लोग लिख लीजिए। हो गया। तो ये हो गया हमारा
अब हम लोग थोड़ा समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, ये कैसे कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग समझेंगे ना, तो पहले सबसे ऊपर तो इसका इधर वाला पार्ट है जो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, अब इस हेड में सबसे ऊपर जो ये ऐसी सेल होती है, ये ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं इधर ये ऐसा एक कवरिंग होती है बाहर, पूरे पार्ट को कवर करती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कवर करेगी, क्योंकि इसमें एक सेल है ना, तो सेल कवर करने वाला कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा कवर होगा। और जो ये सबसे ऊपर वाला ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, है ना। और एक्रोसोम के बाद ये जो हेड का ये वाला नीचे वाला पार्ट है बीच के, इसके अंदर जो भरा हुआ, इसमें कुछ न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स उसमें होते हैं, इन सब में भरे होते, इसके अंदर जो भरा हुआ है इसी, हाँ ये सब मिला के, क्योंकि इसमें पूरा भी न्यूक्लियस पूरा डेवलप है नहीं, तो इसके अंदर जो भी भरा है वो सब कहलाता है न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। यही एक्चुअली आगे जाके क्या होगा, मेल का मेन गैमेट बनेगा, यही मेन ट्रांसफर होता है ना। एक ये हो गया। अब ये जो एक्रोसोम होता है ना, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, ये एक एंजाइम रिलीज करेगा, जब आगे जाके ओवम से फर्टिलाइजेशन के समय मिलेगा तो वही उसके लेयर को तोड़ने का काम करेगा। अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, नेक, है ना। और यहाँ पे इतना पार्ट को बोलते हैं, ये होता है मिडिल पीस, ये पूरा है मिडिल पीस। और इस मिडिल पीस के अंदर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, बात समझ आ गई। इस हाँ मिडिल पीस के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके एनर्जी का सोर्स होता है, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। क्योंकि अगर जब ये, क्योंकि जो हमने हाँ याद करिए, जो मेल प्लांट का मेल गैमेट थे वो नॉन मोटाइल हुआ करता था, जो कौन था, पोलन ग्रेन अर्थात माइक्रोस्पोर, वो था नॉन मोटाइल। लेकिन हमने कहा था मेल का गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। किस वजह से, टेल की वजह से, है ना। तो भाई अगर टेल स्विमिंग करेगी तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नहीं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बात समझ गए। तो ये मिडिल पीस में क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो टेल होती है नीचे तरफ, ये टेल का काम क्या है, स्विमिंग करना, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। तो अगर देखा जाए तो इसके कितने पार्ट होते हैं, हेड और ये नेक और ये मिडिल पीस और ये टेल, यानी 4 पार्ट होते हैं स्पर्म के। इसके अंदर क्या क्या होते हैं आप बात समझ गए। तो ये आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, बात में आई। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी दिया है, जैसे कि ये हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये तो होता है ना। पूरा कवर किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा ये कवर होता है ना। और ये जो हेड होता है इलॉन्गेटेड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके देखिए इसके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा ना, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है, स्पर्मेटिड जो होता है वही स्पर्म बना है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम। देखिए इस एक्रोसोमल में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, है ना। और ये फर्टिलाइजेशन के समय ओवम के वाल को तोड़ने में काम करता है। कहाँ था ये, ऊपर, ये देखिए एक्रोसोम, ये ऊपर वाला, है ना, क्योंकि यही आगे एंट्री करेगा तो उसके लेयर को तोड़ने, हाँ फ्यूज करने में हेल्प करता है। बात समझ आ रही है। अब देखिए मिडिल पीस जो होता है, इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो कि एनर्जी देती हैं किसको, टेल को, है ना। अब यहाँ पे एक बात लिखा, ये बात हमने बताया, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार के इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। ये बात पिछले हम लोग कर चुके हैं, है ना। इजैकुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब स्पर्म रिलीज होगा तो कितना रिलीज होगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। और अगर हम लोग बात किए थे एक दिन में बनता कितना है, तो 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनता है ना। बनता कितना है, 120 मिलियन स्पर्म पर डे। और स्टोर इजैकुलेट कितना होता है, 200 से 300 मिलियन। बात समझ आ रही है। और दूसरी बात ये कि स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, एपिडाइडमिस में,
है ना। स्पर्म का स्टोरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होता है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, एक लाइन लिखी गई है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% जो स्पर्म होगा वो एट लीस्ट नॉर्मल शेप एंड और जो 40% होगा ये वाइग्रस मोर्टेलिटी होगा। इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसका मतलब ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, जो स्पर्म रिलीज होते हैं लगभग कितने 200 से 300 मिलियन इजैकुलेशन में इजैकुलेट होते हैं, है ना। अब इसमें से जो 60% है, यहाँ पे देखिए ये बात जो लिखा था, 60% जो होंगे ये ऐसे होंगे और इधर 40% है, तो 60% ऐसे होंगे कि इनका जो है हाँ एकदम परफेक्ट होगा, इसका साइज शेप, मतलब ये कह सकते हैं कि हेल्दी है, मतलब ये अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। हाँ इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, मतलब जो पैरामीटर स्पर्म का होना चाहिए सारी इसमें मेंटेन है ना। मतलब ये 60% सबके पास एलिजिबिलिटी है कि ये ओवम के पास पहुंचेगा, बात समझ की। और जो 40% ऐसे होते हैं कि ये मतलब इसमें इसकी एलिजिबिलिटी हाँ इसको कुछ ऐसा होगा, हो सकता है इसी में कुछ में एक क्रोमोसोम में कमी हो, कुछ में टेल्स में कमी हो, कुछ में ऐसा हो, हाँ कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया कम हो, तो ये ऐसा रेशियो देखने को मिलता है। अगर जानते हैं अगर ये रेशियो 60 से 40 के अलावा कुछ हो जाए, जैसे अगर ये 40 ये हो जाए 60 ये हो जाए, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसकी इनफर्टिलिटी मतलब उसके फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म वहाँ तक पहुँचते हाँ उसमें दिक्कत पड़े, बिल्कुल, क्योंकि ये वहाँ तक पहुँचने बहुत चैलेंजिंग है। तो अगर इतने % हेल्दी नहीं हुए तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत समस्या आएगी फर्टिलाइजेशन में। तो अगर ये रेशियो से कुछ बात कम ज़्यादा होती है तो उसको फिर बोला जाता है ना कि इसकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, मतलब ये हो सकता है कि इनफर्टाइल हो जाए। तो अगर किसी में स्पर्म इस तरह से रेशियो होना चाहिए, बात समझ गए। तो ये हम लोग का अब हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर, और ये पूरा इसके बारे में जो कुछ था बात हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन। अच्छा थोड़ा सा बात कुछ और इसमें, जो इजैकुलेशन के समय रिलीज होता है उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सीमेन, क्योंकि अब वो सीमेन क्या होता है उसमें दो चीज़ मिला होता है, एक होता है सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से रिलीज होता है, हाँ सेमिनल वेसिकल से, और प्लस स्पर्म, क्योंकि जब जो रिलीज होता है वाइट कलर से तो ये हाँ उसमें सेमेन वेसिकल मिलकर ये सीमेन बनते हैं, ये क्या रहता है सीमेन, है ना। अब यहाँ पे एक बात लिखा है, एंड्रोजन मेंटेन द एसेसरी डक्ट या ग्लैंड। इसके बाद हम लोग पीछे भी किसी जो एंड्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है वो हाँ वो एसेसरी डक्ट को और ग्लैंड को मेंटेन रखता है। अगर सोचिए ये हार्मोन्स नहीं रिलीज हुआ तो ना ये डक्ट मेंटेन रहेगी ना ग्लैंड, ना फिर स्पर्म बन ही पाएगा, जब मेंटेन नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी और कंटिन्यू, बट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। ये फीटल ओवरी के समय ही स्टार्ट हो जाता है। पहले अभी केवल इतना समझना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब एज ऑफ प्यूबर्टी अर्थात 13 से 15 किसमें होता है, मेल में, तो ये आने के बाद ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बात समझ आ रही है। और इसमें अभी जब पढ़ेंगे oogenesis तो उसकी प्रोसेस अलग होगी, है ना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए ये वाला है oogenesis। अब यहाँ पे oogenesis को समझना है। देखिए जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था वो ऐसा हुआ था कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी आया था तब से स्टार्ट हुआ था। अगर हम लोग देखें इसमें oogenesis में और इसमें क्या अंतर है, तो ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। उसमें पहले ही स्टार्ट हुआ था जब एज ऑफ प्यूबर्टी आया था, तब के आने के बाद स्टार्ट हुआ था। और दूसरा उसमें यह था कि एक बार स्टार्ट हो गया था तो वो कंटिन्यू मरते दम तक चलेगा,
बस ये डिपेंड करेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब एज के बाद होगा तो थोड़ा सा स्पर्म का फॉर्मेशन कम होगा, धीरे धीरे उनकी मोर्टेलिटी कम होने लग जाएगी। वो जो 40 और 60% का रेशियो था उसमें कुछ वेरिएशन आने लग जाएगा, है ना। तो भले वो थोड़ा सा बाद में फर्टिलिटी ना रहे लेकिन वो स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा होता है। और oogenesis में क्या होगा, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी में ना स्टार्ट होगा, जब वो बेबी चाइल्ड बेबी गर्भ में रहती है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी से डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाँ, तभी शुरू हो जाएगा। फिर जब जन्म होगा तो एक बार स्टॉप हो जाएगा, फिर प्यूबर्टी आएगा तो फिर से शुरू होगा, फिर आगे जाके 50 साल बाद फिर से रुक जाएगा। यानी एक बार शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया। मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलता है। जब कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि स्पर्म से जो स्पर्म का फॉर्मेशन था उसका कोई लिमिट नहीं था, मतलब कि 120 मिलियन स्पर्म पर डे बन रहा है ना। अब इसमें देखिए प्यूबर्टी के बाद जब मैच्योर होगा तो 1 महीने में एक ओवम मैच्योर होता है ना। हाँ, वो भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये डिफरेंस है ना। इसमें केवल महीने में एक बार, उसमें एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म, बात समझ रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन कौन करे, केवल एक स्पर्म। अब मैच्योर कितने हो रहे हैं, 120 मिलियन स्पर्म बन रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो ये ऐसा होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे। अब ये oogenesis, अब इसको समझने के लिए, अच्छा oogenesis कहाँ पे होगा, ओवरी में, है ना। ये कहाँ पे होगा, ओवरी में होगा। अब ये जो ओवरी में होता है तो इस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं oogenesis। अब ये जो ओवरी में क्या इसमें बनेगा, लास्ट में क्या, ओवम। ये क्या होता है, फीमेल गैमीट, है ना। ये सब इसकी बेसिक बात है। और ये फीमेल गैमीट कैसा होगा, एन कंडीशन, है ना। तो अब पहले थोड़ा सा हम लोग इसको ये वाली बात समझते हैं, तब ये बात समझ में आई क्लियर। यहां समझेंगे। देखिए इस डायग्राम से हमको पूरा बढ़िया समझ में आएगा oogenesis की प्रोसेस। डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये एक्चुअली ना ओवरी की कटिंग है। एक ओवरी को हमने ऐसे कट कर दिया और कट करने के बाद इसको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ओवरी 2 होती है तो जैसे एक होगा दूसरी होगा। अब देखिए यहाँ से बात शुरू होती है। देखिए वहाँ पे भी जो मेल गैमीट था वो भी जब बना था तो कहाँ से बनना शुरू हुआ था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, याद करिए। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करेगा, इसमें भी होगा, क्योंकि जर्म सेल कॉमन वर्ड है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बना, कहाँ पे था, ये यहाँ पे, बस में आ गई। अब ये हाँ, ये जो इधर है वाल, जिसने कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो था ये यहीं से तो था, इधर किधर बना था, इधर जा रहा था ल्यूमेन में। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है ना, ये सब प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ पे हैं। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मैच्योर होके बनेगा oogoनियम। ये जो बन रहे हैं ये इसको बोलते हैं oogoनियम। वहाँ क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया, बस में आ रही है। और यहाँ क्या बनेगा, oogoनिया। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogoनियम बनना शुरू हुआ। अब ये जो बनना शुरू हुआ वो जब बेबी गर्भ में था, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, तभी ये बनना शुरू हो गया, बात समझ में आई। तो जब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogoनियम बना तो इसका बनने का जो वो था बहुत मिलियन था, मतलब ये कुछ मिलियन बने थे। अब देखिए ये बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये oogoनियम आगे चल के मैच्योर हुआ प्राइमरी oocyte, है ना। अब ये प्राइमरी oocyte ये सब अभी कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। क्या बना, oogoनियम। oogoनियम से क्या हो गया, प्राइमरी oocyte बना। अब देखिए इस प्राइमरी oocyte के ऊपर, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गई ऐसे, कहाँ, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है सब। ये पहले क्या बना, oogoनियम, फिर क्या बना, प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गई वो येलो कलर की, मान लीजिए। अब इसको बोला गया प्राइमरी फॉलिकल, बस में आई। इसको क्या बोला गया, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ से जो ये बना
पहले तो ये oogonia बना, ये कुछ मिलियन थे, अब ये धीरे धीरे अभी यहाँ तक पहुँच गया प्राइमरी फॉलिकल था। अब जब प्राइमरी फॉलिकल पहुँचा तो अब इसके बाद बनना चाहिए था सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन जब सेकेंडरी फॉलिकल बनने को हुआ तो इसको अरेस्ट कर लिया गया कि अभी अब तुम आगे मैच्योर, अब तुम्हारा डिवीजन नहीं होगा, अब इसका बेबी का डिलीवरी अब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, डिलीवरी होने के पहले ही क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल था। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना समझ आया? अब देखिए अच्छा, इसमें जब अरेस्ट होता, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उसमें जैसे कि ऐसे होता है ना, प्रोफेज होता है ना, ऐसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब होते हैं। तो ये प्रोफेज को पहले तो अरेस्ट कर लेता है कि आगे तुम अब नहीं बढ़ने पाओगे, अब यहाँ पे रुक जाओ। अच्छा, इसको अरेस्ट करने का मतलब ये हुआ अभी बेबी का पूरा बॉडी मेच्योर नहीं हुआ है, फिजिकली मेच्योर नहीं है, तो आगे अगर डेवलप हो जाएगा तो कोई दिक्कत, मतलब बहुत सारी समस्या हो जाएगी, इसीलिए इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बात समझ आ गई? अब इसको अरेस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ तक तो ये वाला जो स्टेज था, यहाँ तक ये स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है, मतलब अभी जब फीटस का डेवलपमेंट हुआ था फीटस में। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्या था, oogonia, यानी बहुत सारा उसके अंदर प्राइमरी oocyte भी था, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल भी था, और जो ये लेयर बनी ना, इसलिए बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर, जो ये लेयर बनी इसको बोलते हैं हाँ, ये जो प्राइमरी फॉलिकल के प्राइमरी oocyte के बाहर बना है इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा, ये वाली ग्रैनुलोसा लेयर है, और इस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये भी कुछ मिलियन रहेगी, बस में आ गई। अब उसका बेबी का जन्म हो गया। अब देखिए जब जन्म हो जाएगा तो अब उसका जन्म से लेके प्यूबर्टी तक 10 से 12 साल आते आते जो ये मिलियन भर ये प्राइमरी फॉलिकल थे, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाएंगे, और एज ऑफ प्यूबर्टी आते आते ये लगभग 60 से 80,000 बचेगा। बस में जो ये मिलियन भर oogonia बना था और प्राइमरी फॉलिकल बने थे, ये जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी स्टेज आने तक ये क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिजेनरेट, और कितना बच जाएगा, 60 से 80,000, 60,000। बात समझ आ गई? अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा तब इसका ग्रोथ फिर से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बीच में ये जो प्राइमरी oocyte था, ये जो प्राइमरी oocyte था इसके बाहर एक लेयर था येलो कलर का, देखिए इसको प्राइमरी फॉलिकल बोला गया था, पूरे स्ट्रक्चर को, ये वाले को। अब देखिए हाँ, अब देखिए सुनिए पहले, अभी ये प्राइमरी oocyte था। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये कैसा था, ये एक लेयर थी, इस लेयर का बोला ग्रैनुलोसा लेयर। अभी क्या होगा कि इसके ऊपर एक लेयर और बन जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर ये और बन गई, बात समझ आ गई। और ये वाला जो ये रेड वाला ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, यहाँ प्राइमरी oocyte था, ये बन गया सेकेंडरी oocyte, और इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर थी ग्रैनुलोसा की, तो इसके लिए एक ये लेयर थी, इसके ऊपर एक लेयर और बन गई। तो जो बाहर बनी उसका बोला गया आउटर थीका, और जो अंदर बनी उसको बोला गया इनर थीका। बात समझ आ रही है? यहाँ क्या थी, ग्रैनुलोसा सेल, ये डिवाइड होकर दो पार्ट बना ली, एक आउटर और एक इनर। आउटर बोला गया आउटर थीका, इनर बोला गया इनर थीका। और जो ये प्राइमरी oocyte थी ये बन गई सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बनने के बाद जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसको बोला गया सेकेंडरी फॉलिकल। बात समझ में आ गई? अब देखिए जब यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी बनी है ना, तो यहीं पे होगा मियोसिस। बात में आई? वहां में देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था तो क्या हुआ था, मियोसिस। और यहाँ पे जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा तो क्या होगा, मियोसिस। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे भी क्या होगा, मियोसिस। तो यहाँ मियोसिस होगा। अब देखिए यहाँ तक तो कहानी 2n की थी, अब ये वाली कहानी n हो गई, क्योंकि होगा क्या, मियोसिस। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा वो कैसा होगा, n कंडीशन में। बात समझ आ गई? अब देखिए ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल है, अब ये आगे चल के टर्सरी फॉलिकल बनाएगा। क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल। अब इस टर्सरी फॉलिकल में इसमें अंतर ये होगा कि जो ये दोनों लेयर आउटर थीका और इनर थीका, ये जो दोनों लेयर थे ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। देखिए एक तरफ थोड़ा पतला ही रह जाएगा और एक तरफ क्या होगा,
थोड़ा हल्का मोटा हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए इतना मोटा हो गया है, ये यहाँ मोटा हो गया, और जो ये सेकेंडरी उस साइड था ये ऐसे कोने में यहाँ के इकट्ठा हो जाएगा। बस इसमें इतना चेंज आएगा। और इसमें अब एक्स्ट्रा देखिए, जब ये कोने में आएगा तो यहाँ पे एक स्पेस बना, जो स्पेस बना उस स्पेस को बोला गया एंट्रम। क्या बोला गया? एंट्रम। बात समझ आ गई? और ये जो बन गया प्राइमरी सेकेंडरी से, ये पूरा कहलाएगा टर्सरी फॉलिकल। बात समझ गए? ये जब एंट्रम स्पेस बन गया तो उसको बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल। अब उसके बाद इसमें क्या बन गया? एंट्रम। बाकी ये सेकेंडरी साइड यहाँ पे है ही। अब देखिए ये टर्सरी फॉलिकल आगे और मेच्योर होके बना लेगी ग्रेफियन फॉलिकल। बात समझ गए? अब यही ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ये मैच्योर फॉलिकल है, और अब इसकी जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाएगा जोना पेल्यूसिडा। बात समझ गए? इसको क्या बोला जाएगा? जोना पेल्यूसिडा। और ये इसके अंदर सेकेंडरी oocyte तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही सेकेंडरी oocyte बची हुए है। अब ये देखिए सेकेंडरी यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। अब ये पूरा क्या कहलाएगा? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। अब देखिए ये जोना पेल्यूसिडा जो बना, और ये पूरा ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर। याद करिए हमने बताया था कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता था? ये ग्रेफियन फॉलिकल से। इससे क्या बनता था? प्रोजेस्टेरॉन। और अभी मिलेगा यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, इससे क्या होता था? एस्ट्रोजन। तो हमने कहा था, वहाँ बोले थे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकलते हैं। तो ओवरी के किस पार्ट से? ये ग्रेफियन फॉलिकल से और कार्पस ल्यूटियम से। बात समझ आई? अब देखिए, अब आगे में डेवलप होगा जब, तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये फट जाएगा, और फटने के बाद इसके अंदर जो ये सेकेंडरी oocyte था, अर्थात यही हम लोग बोलेंगे ओवम, ये बाहर निकल आएगा। और ये बाहर निकलने के बाद अब ये जो मटेरियल बचेगा, अब ये कहलाएगा कार्पस ल्यूटियम। बात समझ में आ गई? ये पूरी प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है, वो होती है लगभग 28 दिन में। जो यहाँ शुरू होता है मेच्योर, वो है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मतलब प्यूबर्टी में, अभी हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो और समझ में आता आएगी। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे डेवलप होगा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ये ओवम का बाहर निकल आएगा। वैसे भी इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो ये होता है oogenesis की प्रोसेस। नहीं, ओवुलेशन का सीधा मतलब ये होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर आना, बस ये होता है ओवुलेशन। ये तो पूरा तो oogenesis कहलाएगा ना। हाँ, ये oogenesis कहलाएगा। अब हाँ, इसको बोलेंगे ओवुलेशन। बात समझ आ गई? बिल्कुल, ये ओवुलेशन बाहर आ गया। अब जानते हैं क्या होगा? देखिए ये प्रोसेस है यहाँ से, एक्चुअली इसमें क्या बताने जा रहे थे हम, कि ये जब प्रोसेस बाहर आएगा ना, तो ये जब ओवम बाहर आएगा तो जो फिम्बरी थी वो ऐसे पकड़ेगी, ऐसे पकड़ के, और ये फिर ले जाए कहाँ पे? एम्पुला पे, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है। तो ये प्रोसेस किसकी थी? oogenesis का। अब देखिए यहाँ पे हमने, अब इसमें थोड़ा सा और बात समझना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था? मियोसिस, है ना। तो ये तो ओवरी के अंदर की ये प्रोसेस होती रहती है। अब इसके बाद हम लोग ये बात समझेंगे कि ये पूरा जब बन रहा है तो कब मियोसिस होगा, कब ग्रोथ होगा, कब माइटोसिस होगा, उसको थोड़ा समझेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले क्या रहेगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहाँ था? ओवरी में बता दिए। उसका होगा ग्रोथ, तो क्या बनेगा? ऊगोनिया। ऊगोनिया बहुत सारी बनेंगी। अब ये देखिए, ये बर्थ के पहले की बात है, पूरा बिफोर बर्थ, है ना। उसके बाद क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte, जिसके अगर बाहर एक लेयर बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। तो ये सारे, ये ऊपर से लेके यहाँ तक की प्रोसेस जो हुआ वो क्या हुआ? बिफोर बर्थ। बात समझ आ रही है? बर्थ के पहले की बात है ये। जो बर्थ की पहले की बात है, तो यहाँ पे
यहाँ तक हुआ प्राइमरी जर्म सेल से लेके ओगोनिया, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte तक, ये इतना बन गया। अब इसी प्राइमरी oocyte के अगर ये ऊपर एक लेयर बने क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। बस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से डिवीजन होगा तो प्राइमरी के बाद क्या होगी, सेकेंडरी oocyte। ये बर्थ के बाद अर्थात जब प्यूबर्टी एज आएगा तो उसके बाद ये बात शुरू होगी। तो जब प्यूबर्टी की बात शुरू हो गया तो इसको बोला जाएगा, यहाँ पे देखिए डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या डिवीजन होगा, मियोसिस होगा ना। अब यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो इसका मतलब ये तो 2n था और ये कितना हो जाएगा, ये जो बनेगा सेकेंडरी oocyte कितना हो जाएगा, n। बात में आ गई। जो सेकेंडरी oocyte है ये n कंडीशन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात थोड़ी सी समझनी है कि ये जो प्राइमरी oocyte थे, ये प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte बना तो यहाँ हुआ मियोसिस, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक ये जो एक लेयर बन गई, इसको बोला गया था सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोला गया था, ये सेकेंडरी फॉलिकल है ना। ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जब ओवम बनेगा तो यहाँ पे एक और मियोसिस होगी, है ना। एक मियोसिस ये होगा तब बनेगा ओवम। अब देखिए ये जो मियोसिस होती है ये स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद होगा। इसको ऐसे समझना है, जिसे मान लीजिए अब यहाँ समझाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक था मान लीजिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल। एक तो ये बात, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना, प्राइमरी oocyte बना, है ना। ये जैसे यहाँ पे देखिए ये था ना, ये अरे पहले oogonia बनेगा ना। ये पहले क्या बना, ये oogonia, ये oogonia बना। अब यहाँ पे अच्छे समझ आएगा, ये गोनिया। अब ये गोनिया से ये प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। अब यहाँ तक तो जो डिवीजन हुआ है सब में माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। और ये ग्रोथ कुछ जैसे यहाँ से ये जो oogonia बना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारा oogonia बना होगा। अब यहाँ पे ये जो बना है ये प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte में ना मियोसिस हुआ। जब मियोसिस होगा तो एक तो ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte बेटा, और अब एक ना एक इससे छोटा बन जाता है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। बस में आ गई, ये हुआ मियोसिस। अब यहाँ से फिर से इसका मियोसिस होगा, तो अब इसका मियोसिस होगा फिर से एक छोटा बन जाएगा और एक बड़ा बन जाएगा। तो ये जो छोटा बना ये क्या कहलाया, पोलर बॉडी। बस में आ गई। और जो ये बड़ा वाला बना, देखिए इस वाले में ये यहाँ पे ये बात आ गई ना, सेकेंडरी oocyte। और जो ये बड़ा वाला बना ये अब ये यही कहलाएगा ओवम। ये ऐसे है। अब बात समझना ये है कि जो यहाँ तक था ये तो जन्म के पहले की बात है, और उसके बाद जन्म के बाद ये प्राइमरी oocyte जब ये बना, ये प्राइमरी oocyte आगे चल के जब यहाँ तक आया, ये सारी प्रोसेस जन्म के बाद है, प्यूबर्टी आने के बाद, है ना। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा समझना ये है, देखिए मेल में क्या था, एक स्पर्मेटिड से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेट बने थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी oocyte से केवल और केवल एक ओवम बनेगा, क्योंकि इसमें एक पोलर बॉडी बनता है और ये डिजेनरेट हो जाएगा कुछ दिन बाद, और जब दोबारा मियोसिस होगा तो फिर ये दूसरी पोलर बॉडी बनेगा, यानी ये वाला पोलर बॉडी सेकंड है और ये पोलर बॉडी फर्स्ट है, तो ये भी डिजेनरेट हो जाएगा और ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। तो एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनेगा, एक। अब एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी बनेगा, एक, है ना। इसमें सब में एक ही एक बनेगा, बाकी 2 क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। तो ये जब मैच्योर भी हो रहा है तो उसमें से केवल और केवल एक ही बन रहा है, भाई क्या हो रहा है, मैच्योर हो जा रहा है। तो अब इसमें जो वो वाला क्वेश्चन आया कि एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी बनेगा, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओम बनेगा, एक। बस में आ गई। तो ये प्रोसेस थोड़ा समझना है। मियोसिस में भी कहाँ होगा, ये वाला होगा मियोसिस फर्स्ट, और ये वाला क्या होगा जो यहाँ पे होगा, ये होगा मियोसिस सेकेंड। बस में आ गई। तो इसमें और उसमें एक अंतर ये भी था, उसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
केवल और 4 स्पर्मेटिड बने थे, लेकिन इसमें एक oogonia से केवल और केवल एक ओवम बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पोलर बॉडी बनती है वो आगे चलकर डिजेनरेट हो जाती है, दूसरी पोलर बॉडी बनती है वो भी डिजेनरेट हो जाती है, केवल और केवल एक ओवम मैच्योर होता है। इतना बात समझ में आ गई? तो ये हो गया oogenesis की प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे ये बात भी समझना है। देखिए जो ये ओवम बना है, जो ये वाला सेकेंडरी oocyte हुआ है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा डिवीजन, क्योंकि जब oogenesis होगा, क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte है वो बनने में, क्या कहते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद। हाँ, जो ये सेकेंडरी oocyte, जैसे यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी बन गया, अब ये सेकेंडरी में दोबारा मेयोसिस होगा तब बनेगा पोलर बॉडी और ये ओवम बनेगा। तो ये जो मैच्योर ओवम बनता है, ये देखिए जब ये मान लीजिए हम करें ये सेकेंडरी oocyte है, अभी तक ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी तब इसमें डिवीजन होके एक ये वाला दूसरा न्यूक्लियस और एक पोलर बॉडी बन जाएगा। जब एंट्री नहीं होगी तब तक इसमें मियोसिस नहीं होगा। यानी एक ऐसे कुछ देखा जाए तो एक मियोसिस फर्टिलाइजेशन के पहले और एक मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, बात समझ आ रही है? एक मियोसिस फर्टिलाइजेशन के पहले और एक मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। बात समझ आ गई? तो ये बात होगा इसमें। अब ये जब ये बनेगा तो ये एक पोलर बॉडी बन जाएगा, और जो ये जो ओवम का न्यूक्लियस बनेगा इसको एक्चुअली बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? अभी आगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएगा तो बता देंगे इसको, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। समझ में आ गई? अब यही फ्यूज करेगा, जब स्पर्म आएगा तो इस प्रकार से स्पर्म के बोलेंगे स्पर्म का मेल प्रो न्यूक्लियस। अब दोनों ये फ्यूज करेंगे, जब ये फ्यूज होगा तब ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बात समझ आ गई? तो ये प्रोसेस हो गई आपके oogenesis की। oogenesis समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम लोग बात आगे बढ़ेगी। ये था oogenesis। देखिए अब इसे बात वही लिखा है, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर oogenesis, है ना? अभी क्या करते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है और ये फ्यू मिलियन oogonia बनते हैं, है ना, ईच ओवरी से। मतलब ये एक ओवरी की बात हो रही है। और अब कुछ oogonia जन्म के बाद से बिल्कुल बनेगा नहीं, है ना? अब oogonia में माइटोसिस, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड, कौन कौन? प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब आगे मैच्योर नहीं हुआ करता था। जब ये प्राइमरी oocyte सराउंड कर जाएगा ग्रेनुलोसा से, उसको बोला गया था प्राइमरी फॉलिकल, है ना? लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स धीरे धीरे डिजेनरेट होना शुरू कर देंगी, और होते होते कितना बचेंगी लास्ट में? देखिए 60 से 80,000 हजार बच जाएगी, बाकी क्या हो जाएगी? सब डिजेनरेट हो जाएगी। अब ये क्या फॉर्म में रहेगी? प्राइमरी फॉलिकल में, है ना? बाकी जो ये एक ओवरी की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लार्ज ग्रेनुलोसा सेल, जिसको बोला गया था ये आउटर वाली थीका, 2 थीका, जिसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया गया था, है ना? अब उसके बाद टर्सरी फॉलिकल में जो फ्लूइड फिल्ड होगा उसको क्या कहता है? एंट्रम, है ना? और उसके बाद टर्सरी फॉलिकल से अभी जाके आगे जो इनर आउटर थीका, इनर थीका बन जाएगा। उसके बाद ये क्या कहलाएगा? अब देखिए प्राइमरी oocyte, अब इसमें मियोसिस होगा, अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, है ना? अब मियोसिस फर्स्ट ये अनइक्वल होगा। अच्छा इसमें एक बात और बताना, थोड़ा सा भूल गया, अनइक्वल, जैसे यहाँ पे ये भी समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जब ये प्राइमरी से बना तो एक बार ये बन गया बड़ा सा और एक हो गया छोटा सा, है ना? ये क्या बन गया? पोलर बॉडी। और ये क्या बन गया? ये मान लीजिए प्राइमरी रहा होगा तो ये सेकेंडरी बनेगा, है ना? तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक बड़ा है एक छोटा है। ऐसा क्यों बन जाता है? क्योंकि जब ये डिवीजन होता है तो एक तो डिवीजन जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो इक्वल होता है, और जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है वो अनइक्वल हो जाता है। जैसे अगर न्यूक्लियस आधा बटा तो आधा इसमें न्यूक्लियस आएगा, आधा इसमें आएगा। लेकिन जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो इसका इतना ही मिलता है, इतना इसको ज़्यादा मिल गया, इसलिए ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया। ये वाली बात इसमें यही कहना चाह रहा है, हाँ? ये वाला ये जहाँ पे लिखा था मैच्योर, ये अनइक्वल डिवीजन, ये मियोसिस फर्स्ट इज अनइक्वल डिवीजन, है ना? जिसकी वजह से छोटा बड़ा बन जाता है। अब देखिए लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी आर फॉर्म। अभी देखिए टर्सरी फॉलिकल देन
चेंज इनटू मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है इसको। समझ आ गई। अब ये जोना पेलोसिडा इज फॉर्म अराउंड द सेकेंडरी oocyte, जब लास्ट में बनेगा तो जोना पेलोसिडा बन जाएगा, है ना। अब यही फिर होगा ओवुलेशन, का मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, बाहर आ जाएगा। अब वही सेकेंडरी oocyte जो बाहर आया उसको हम लोग बाद में ओवम बोलेंगे। बात समझ आ गई। तो ये बात हो गया पूरा oogenesis की। अब ये हम लोग को प्रोसेस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत, अभी आगे कंटिन्यू करें कि कल बताया जाएगा? अभी आगे कंटिन्यू करें। देखिए अब हम लोग इससे जो बना, क्या बना, ओवम। अच्छा एक बार थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाया गया है, डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये तो कहाँ होता है, टेस्टिस में। ये कहाँ होगा, ओवरी में। ये क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है। इसका इलेवेटिव ग्रोथ फेज, मतलब ये oogenesis जो होते हैं चेंज होते थे, मतलब पहले शुरू हुआ फिर बंद हुआ, फिर शुरू हुआ फिर बंद हो गया। अब ये क्या होगा, इसका मतलब चलता रहता है कंटिन्यू। अब ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है। अब देखिए ईच प्राइमरी ओसाइट केवल एक ओवम बनाएगा, है ना। इसमें नो पोलर बॉडी, इसमें पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ये जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है ना, और कंटिन्यू चलता रहता है। ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है, फिर एक बार स्टॉप होता है, फिर शुरू होता है, फिर स्टॉप हो जाता है 50 साल में। बस अगर ये डिफरेंस आए याद रहेगा तो मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम लोग से डिफरेंस की बात हम लोग कर ले जाएंगे। बस में आएगी। अब देखिए ये जो इसके बाद जो ये प्रोसेस बनेगा वो कहलाएगा आपका, इसके बाद जो प्रोसेस बने वो जो बनेगा, यहां समझते हैं, जो ये बना ओवम। बात में आई, क्या बन गया, ओवम। और ये जो ये ओवम बना है ये प्रकार का क्या है, फीमेल गैमिट, है ना। तो हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या समझना चाहिए, ओवम का स्ट्रक्चर, है ना। तो ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत जल्दी फास्ट चलने कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगली क्लास में ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं वो प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा सा एक बार और जल्दी से रिकैप करें। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ से हम लोग चले थे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से, है ना। ये यहाँ से हम लोग पढ़े थे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जो बना, क्या बना, स्पर्म। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये पूरा इसके बारे में पूरा पढ़े, है ना। इसके 4 पार्ट होते थे। अब उसके बाद आगे आए ये सारी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे बड़ी सेल कौन होती है, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ओवम। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, स्पर्म। ये बात समझ लिए। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म के जो कुछ लिखा हुआ है इसमें पढ़ लिए, है ना। उसके बाद अगला प्रोसेस में ये एक बात ये ध्यान रखना है, जो रिलीज होता है क्या होता है, सीमेन। उसमें क्या क्या मिला होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे ये oogenesis बारे में, और उसके बाद ये उसका आगे प्यूबर्टी एज में कब शुरू हुआ, ये oogenesis की प्रोसेस है ना, 60 से 80,000। और उसके बाद ये वाला मेन स्ट्रक्चर था, इस बारे में पढ़े। प्राइमरी जर्म सेल, ओगोनियम, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, है ना। फिर टर्सरी फॉलिकल सेकेंड, फिर एंट्रम, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जिसको मैच्योर फॉलिकल बोला गया, फिर जोना पेलोसिडा, ये ओवम रिलीज उसको क्या बोला गया, ओवुलेशन बोला गया। अब फिर जो बचा वो कार्पस ल्यूटियम कहलाया। ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टान निकल रहा था, और जोना पेलोसिडा, हाँ नहीं, जोना पेलोसिडा इस लेयर को बोलेंगे ना, हाँ ये जो पूरी लेयर है जोना पेलोसिडा कहलाएगा। ये जो था देखिए ये लेयर चेंज हो रही है। यहाँ क्या था, देखिए यहाँ क्या था, ग्रेनुलोसा लेयर था, यहाँ आउटर थीका इनर थीका बन गया, और यहाँ जो बना ये भी बस इनर आउटर थीका है, लेकिन इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट दूसरा हो गया, ये इधर ज़्यादा हो इधर कम हो गया, हाँ। और उसके बाद ये अब ये आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल बना दिया, और जिसको हमने बोला गया जोना पेलोसिडा। ये लेयर चेंज होती जा रही है, और फिर यही लेयर आगे जाके रप्चर हो जाएगी, है ना। बस इसमें यार ध्यान रखना है, प्रोजेस्टान कहाँ से निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल से। स्टूडेंट कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से,
है ना। कार्पस ल्यूटियम कब बनती है, ये बनती है ना। अच्छा एक बात और इसमें आगे मिलेगी हम लोग को, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या कहलाएगा, ये कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यू बनी रहेगी, अगर नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये बात हो गया। अब स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे और उसके बाद इसमें जो कुछ डिटेल था ये पूरे स्टेप समझना है। मियोसिस कहाँ होगा, जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, और जब सेकेंडरी से ये पोलर ये बोलेगा ओवम बनेगा, ओवम बनेगा तो बनेगा। अब इसमें यह देना है एक ओवम एक सबसे एक ही एक बनेगा, है ना। बस ये सीधी बात है कि प्राइमरी ओसाइड जो था वो सेकेंडरी ओसाइड भी एक बनेगा, सेकेंडरी से ओवम भी एक बनेगा। इतनी प्रोसेस जन्म के पहले हो रही थी, इतनी प्रोसेस जन्म के बाद हो रही है, और इसमें भी ये वाले स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद और इधर वाली स्पर्म पेनिट्रेशन से पहले। बात में आ गई। क्योंकि इसमें ये वाले जहाँ पे इस वाले डायग्राम में बढ़िया से लिखाया गया है, देखिए ये आफ्टर स्पर्म पेनिट्रेशन और ये बिफोर स्पर्म पेनिट्रेशन की बात की है ना, और ये जन्म से पहले ही। ठीक है, तो ये हम लोग आज पूरा पढ़ लिए oogenesis की प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और अगली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे। तो जब वो जाएगा फिर दोनों मिलते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग की प्रोसेस क्या चल रही है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इस प्रोसेस को पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसको रोक दीजिए।